शाश्वत का आंसर आया है, और जल्दी लोग करें ताकि हम आंसर भी मैच करा सके। कितना 5 5 6 माइनस चेक करना एक बार। थोड़ा सा एरर लग रहा है हमको। सही है, थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे। शाश्वत प्लीज चेक योर आंसर कैलकुलेशन। अभी तक रिप्लाई नहीं आया भाई किसी का। सॉरी, नेटवर्क इश्यू हो गया था। नहीं नहीं, इतना देखिए, अगर इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, वेक्टर ए, और इसको हमने मान लिया क्या, वेक्टर बी, तो हमें वेक्टर बी के अलोंग निकालना है, तो हम कहेंगे ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ऐसे करके वेक्टर बी। इसका निकालना है तो इसका डॉट करा रहे हैं, देखिए किसका, दोनों का। पहले उस वेक्टर का डॉट ले रहे हैं, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट, क्या कर लिख सकते हैं, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई इसका मॉड ले लेते हैं, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो ये डॉट कराया तो 5 × 1। ये तो आपने कंपोनेंट वाइज ये देखा होगा। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? सभी लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड? इस बोर्ड इज क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, ओके, आई विल चेक। अब बताइए, अब सही है क्या? अब बोर्ड दिखाई दे रहा है? राइट, यस और नो? अभी भी नहीं दिख रहा है?
अब आई थिंक लग रहा है कि सही है, नेटवर्क आ रहा है धीरे धीरे। अब आई थिंक लग रहा है कि सभी को दिख रहा होगा, क्लियर है इतना तो? अब दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो देखिए ये होगा 5 माइनस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट आ गया 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमको मिल गया -2/√6। तो -2/√6 वाले सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत लोगों के साथ हुआ है, प्रत्युष के साथ भी, शाश्वत के साथ भी। संचित का सही है, सिर्फ संचित का सिर्फ सही है। रितु आपने रिप्लाई नहीं किया, सभी लोग रिप्लाई कीजिए भाई, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे लगभग सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक था, अच्छा किए हो, ओके, फिर उस समय आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा होगा। अच्छा संचित खुद ही होस्ट हो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसी में एक रिमार्क लिख सकते हैं हम। इसी में हम एक रिमार्क ये लिख सकते हैं कि अगर भाई आपको a डॉट बी ये दे रखा है, तो आप इसको बोलते हो कि ये भाई हमारा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो हम मॉड ऑफ a लिख सकते हैं, और ये जो है हमारा ये क्या था, मॉड ऑफ b कॉस थीटा क्या था, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b था अलोंग वेक्टर a, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी कि ज्योमेट्रिकली यही कहेंगे कि a डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, किसी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है उसके दूसरे वाले वेक्टर के प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर बी, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया है कि हमारा a डॉट बी जो होता है ज्योमेट्रिकली। तो क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सभी को समझ में आया कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है a डॉट बी, ठीक है। तो a डॉट बी में हमने ये देखा भाई कि a डॉट बी के बीच का, दैट मींस a और b के बीच का एंगल दिया हुआ था। तो यहां से एक हम समझ सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ हो और दोनों वेक्टर दिए हुए हो तो हम उनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको अगर डिफाइन करना है तो हम वहां पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। लेकिन ये आइडिया पहले से ही हमें लग गया कि भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो वो a डॉट बी उनको रिलेट करता है, और a डॉट बी अगर रिलेट करता है तो a डॉट बी के हेल्प से है हम वहां पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम ये अगर कहेंगे कि इफ अगर वेक्टर a जो होता वो परपेंडिकुलर हो जाता वेक्टर b के, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच ये परपेंडिकुलर रिलेशन होता, तो हम ये कह सकते थे कि a डॉट बी जो है वो 0 होता, क्योंकि अगर उनके बीच का एंगल थीटा π/2 हो जाए तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 हो गया, और तो बाकी कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। सो a डॉट बी फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, और अगर उनके बीच का एंड इफ a जो है वो पैरेलल है वेक्टर b के, a जो है पैरेलल है वेक्टर b के। अच्छा, पैरेलल में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होना चाहिए, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए, संचित 0 और 80 के साथ है, प्रत्युष 0 के साथ है, और लोग शाश्वत 180, भगवती 0 0। तो देखिए भाई क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि जब भी वेक्टर में हम बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो पैरेलल हमेशा 0 डिग्री के साथ होता है। अगर यहाँ पे
180 डिग्री अगर दिखाना होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो उसको एंटी पैरेलल लिखेगा, ठीक है, एंटी पैरेलल। तो अगर जब तक पैरेलल लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज गिर रहा है, जीरो गिर रहा है, ओनली। साला गिर रहा है। हाँ बोलो शाश्वत, कुछ बोल रहे हो क्या? ओके। तो ए डॉट, अगर हमने पैरेलल लिखा हुआ है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और जीरो होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी, ये हमें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो बाद में आपको ये हो जाएगा कि सर अगर 180 डिग्री होता तो माइनस में आ जाता, तो माइनस वाला पार्ट यहां से फिनिश हो जाएगा। तो ए डॉट, यानी कि ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के बराबर सिंपली ये आ जाएगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बराबर आ जाएगा। तो अब यहां से हम आई जे और के बीच जो डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन है वो अब देख सकते हैं कि आई के साथ आई का डॉट कराएंगे तो क्या होगा, आई के साथ जे का डॉट कराएंगे तो क्या होगा। तो आप लोग ये जानते हो कि एक्स वाई जेड जितने भी ये तीनों कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो एक्स एक्सिस को आई डिनोट कर रहा था, वाई एक्सिस को जे डिनोट कर रहा होता है, और जेड एक्सिस को के डिनोट कर रहा होता है। तो उन तीनों आई जे के भी क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का डॉट क्या होगा? अगर एक दूसरे के साथ डॉट कराएंगे तो हमेशा जीरो होगा। सो उसको देख लेते हैं। तो हम देखिए ये कह सकते हैं कि आई डॉट आई बोले, या पहले इसी को लिखते हैं, आई डॉट आई की वैल्यू मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ आई से आई के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और आई जो है, आई जे, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, मॉड जो होता है वो 1 होता है। तो 1 इंटू वन इंटू वन, तो ये 1 हो गया। और यही बात हम जे डॉट जे के लिए भी लिख सकते हैं, और यही बात के डॉट के के लिए भी लिख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 1। सिमिलरली आई डॉट जे जो होगा, आई डॉट जे, ये देखिए आई और जे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू इनके बीच का एंगल कॉस ऑफ 90 डिग्री, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। और यही बात हम आई डॉट के इक्वल्स टू जे डॉट आई, या अलग अलग जे डॉट के कर लेते हैं, जे डॉट के, ये सब भी क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। और भाई ये कॉम्यूटेटिव भी होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह से। अब यहीं से हम कंपोनेंट वाइज भी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं भाई, कि कंपोनेंट वाइज अगर सपोज कीजिए कि आपको ये वेक्टर ए दे रखा है इस तरह से, a1 आई कैप, हालांकि इसका यूज बहुत पहले ही आप जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना पड़ेगा, a2j प्लस a3k। और यहां पर कोई वेक्टर b जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इस तरीके से। तो a डॉट बी अगर आप डिफाइन करते हो, a डॉट बी, तो ये बेसिकली a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप का डॉट करा लेंगे b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो देखिए पहले इस वेक्टर का a1 आई कैप का डॉट कराएंगे b1 आई कैप के साथ, तो आई कैप का डॉट आई कैप के साथ हुआ तो 1 हो गया, तो a1 इंटू b1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा a1 b1। अब देखिए आई के साथ जे वाले कंपोनेंट का डॉट कराएंगे 0 हो जाएगा, आई के साथ के वाले का डॉट कराएंगे 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। ये a2j का डॉट कराएंगे b1 आई के साथ, तो i डॉट जे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ j का j के साथ डॉट कराएंगे 1 हो गया, तो a2 इंटू b2, तो प्लस a2 इंटू b2, सिमिलरली a3 इंटू b3। दैट मीन्स कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे तो विल गेट
क्या हमें मिलेगा, विल गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दैट मीन्स दो वेक्टर अगर कंपोनेंट वाइज दिए हुए हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो वो हमें क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मिल जाएगा भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहीं पर अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर का के बीच का एंगल निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, यहां तक क्लियर है, राइट, यस और नो, ओके गुड, क्लियर है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे लिखेंगे। सपोज कीजिए आपको वेक्टर ए दे रखा है इस तरीके का, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर b दे रखा है, ये क्या है, a2 i कैप, सॉरी b1 के साथ इसको रिप्रेजेंट कीजिए, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो हम कह सकते हैं कि a डॉट b जो होगा वो हमें मिलेगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा से, इंटू कॉस ऑफ थीटा से। तो हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड, सॉरी वेक्टर ए डॉट मॉड डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए, उसका डॉट करा लेंगे वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर बी से, मॉड वेक्टर बी से। ठीक है, तो ये जो पार्ट होगा ये यूनिट वेक्टर ए होगा और ये यूनिट वेक्टर बी होगा। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, दैट मीन्स ये थीटा, दिस इज कॉस इनवर्स ए डॉट यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ये हो जाएगा भाई। पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा एक और डिस्कशन हम यहां पे करेंगे, को ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपने यूनिट वेक्टर ए के बारे में बात किया, तो हमने कल बताया था आपको कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उनके साथ जो ये रेस यहां पर ये क्या है, ये सभी हमने बताया था ये डीआरएस हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, a1 a2 a3 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर a एंड b1 b2 एंड b3 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ b। तो अगर हमने बताया था कि अगर हम सिंपली इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए, दैट मींस ए कैप में, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मींस ये वेक्टर जो होगा L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा वेक्टर B जो होगा यूनिट वेक्टर B, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या सभी को, ये जो मैंने लिखा है कि जैसे ही डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन को साइन में चेंज करते हैं तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सब जो हैं वो डायरेक्शन को साइन बन जाएंगे। क्लियर है ये बात, और लोग कमेंट कीजिए, सिर्फ एक ही का रिप्लाई आया है, क्लियर है। तो ये डायरेक्शन रेशियो में, इसका मतलब कि हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास थीटा जो होगा, ये देखिए कॉस इनवर्स दोनों के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि यहां से
हम ये कह सकते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये दूसरा, यानी कि दो वेक्टर अगर डायरेक्शन रेशियोज उनके दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर देंगे, उसका कॉस इनवर्स ले लेंगे, तो विल गेट द थीटा, रिक्वायर्ड थीटा। और सबसे मोस्ट जनरल फॉर्मूला ये होगा कि भाई हमने ये अगर लिखा हुआ है ये, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा को हम डिफाइन करेंगे, ये देखिए यहां से a डॉट बी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दीजिए, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हमने मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दिया, और डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर b था, तो मॉड ऑफ वेक्टर a कितना था भाई, मॉड ऑफ वेक्टर a कितना था, तो ये होगा a1i स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, तो ये हमें मिला। अगर कॉस ऑफ थीटा इन जनरल लिखना हो तो हम बोलेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a1 a3, ठीक है, b1 b2 बोल रहे थे ना, b1 b2 गलत बोल दिए ना, a2 b2 बोलेंगे, यानी a1 b1 a2 b2 a3 b3 डिवाइडेड बाय उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडुलस या मैग्नीट्यूड हमने ले लिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिफाइन किया है, ठीक है भाई, हाँ क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको बारी बारी से इसको डिटेल में देखते हैं कि दो वेक्टर को देखकर हम सीधे के सीधे कैसे पता लगा पाएंगे कि उनके बीच का वेक्टर क्या होगा। तो जितने भी स्पेशल केस यहां पे बनेंगे उन सबको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो आवर फर्स्ट केस इज यहां पे देखिए कि इफ ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के पैरेलल होगा, ठीक है, दिस इज द केस फर्स्ट, केस वाइज डिनोट करते हैं, केस फर्स्ट कि इफ ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा ए बी नाम देते हैं, थीटा ए बी का मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो क्या होगा भाई, वो जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर cos थीटा जीरो होगा तो वैल्यू वो 1 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 1, ये क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन मैंने cos थीटा की वैल्यू जो लिखा हुआ था वहां से हमने लिया हुआ है, cos थीटा यहाँ पे पहले हमने रिप्रेजेंट किया था ना, a1 b1 a2 b2 उस तरीके वाले में, ठीक है। इसका साइड चेंज कर देते हैं, साइड चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और साथ ही साथ भाई स्क्वायर भी कर लेते हैं, तो इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो इस साइड जितने भी स्क्वायर रूट हैं वो वैनिश हो जाएंगे। सो ये a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर हो जाएगा। ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा हम देखिए यहां पर करेंगे तो ए बी सी इनके होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। देखिए हम कैसे थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये नहीं कि पूरा एक्सपेंड कर रहे हैं दोनों तरफ, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो टर्म आएगा वो आएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, आ रहा है क्या,
तो देखिए a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, यानी कि सेम का सेम के साथ ये वाला जो जितना वैल्यू यहां पे आएगा यहां पर भी स्क्वायर वाला टर्म आएगा, वो कैंसल होगा। इसका जो होल स्क्वायर आएगा इसके प्रोडक्ट से कैंसिल होगा, और इसका जो होल स्क्वायर आएगा वो इसके प्रोडक्ट से कैंसिल होगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें ये मिलने वाला है 2ab 2bc 2ca। तो 2ab, ab का मतलब ये भाई a1 b1 a2 b2 प्लस 2bc 2, ये भी नहीं लिखते हैं, क्या करेंगे लिख के, डायरेक्ट हम लोग देखिए कैसे कर लेते हैं। देखिए इसका इसके साथ ले लीजिए, किसका, a1 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, a1 स्क्वायर b1 b2 स्क्वायर, फिर क्या कीजिए ये इसका कर लीजिए b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। तो यहां पे हम कह सकते हैं a2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, ये हमने इन दोनों प्रोडक्ट को लिया, और यहां से 2a1 b1 a2 b2 वाला जो टर्म है वो साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं -2a1 b1 a2 b2, ये एक टर्म आएगा भाई। दूसरा अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे वाले को हटाते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन हमने इसके साथ वाला तो कैंसिल हो गया था, इसके साथ वाला पिक कर लिया है, इसके साथ वाला a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर। और अब यहां पे क्या कीजिए, यहां पर a2 के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, इसके साथ कर लीजिए a2 स्क्वायर, a2 का b2 के a2 का इसके साथ कर लीजिए a3 के, तो b2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ठीक है। और यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, a2 a3 b2 b3। अच्छा ये वाला हमने अगर पिक किया हुआ है तो इसको अगर हमने इसके साथ लिया है तो इसका वाला ये वाला ले रहे हैं b1 वाला, b1 a3 स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट 2ac वाला आएगा, तो -2 a1 b1 a3 b3, ये वाला पार्ट आएगा क्या। और तीसरा पार्ट हम ले लेंगे यहां पर, ये कौन सा मिलेगा हमें, ये मिलेगा a2 का b2 के साथ और b2 का a3 के साथ, तो a2 b3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर b2 स्क्वायर a3 स्क्वायर -2 a2 b2 a3 b3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। ये कैलकुलेशन सभी को दिख रहा है क्या भाई, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, एक ही साथ में इसको सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। अब दिख रहा है, तो देखिए भाई यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे ये लिख सकते हैं कि ये जो पहला वाला टर्म है वो a1 b2 माइनस a2 b1, इसका होल स्क्वायर मिला, इसका क्या मिला, होल स्क्वायर मिला। और दूसरा वाला जो टर्म है वो a1 b3 माइनस a1 b3 माइनस b1 a3, इसका होल स्क्वायर आया है, प्लस तीसरा जो टर्म हमें मिला वो मिला a2 b3 माइनस b2 a3, इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0, ये भी हमको 0 के बराबर मिल गया। अब आप जानते हो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है बताइए तो,
जब तीनों इंडिविजुअली जीरो हो, तीनों क्या हो, इंडिविजुअली जीरो हो। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं भाई, हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो वैल्यूज मिलने वाला है A1 B2 माइनस A2 B1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अगर ये जीरो होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये इधर जाएगा, A1 बाई B1 की जो वैल्यू है A2 बाई B2 के बराबर आ जाएगी, A2 बाई B2 के बराबर। सिमिलरली ये वाला करेंगे, सिमिलरली क्या कर सकते हैं, A1 B3 माइनस A3 B1 इक्वल्स टू जीरो। हम यहां से कह सकते हैं कि A1 बाई B1 इक्वल्स टू A3 बाई B3, ये मिल रहा है। इसको इरेज कर देते हैं भाई। और अब हम कहेंगे क्या, तीसरा वाला टर्म क्या था, A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल्स टू जीरो। हम ये कहेंगे A2 बाई B2 इक्वल्स टू A3 बाई B3। और इन तीनों को कंबाइन करेंगे, देखिए A1 बाई B1 A2 बाई B2 के बराबर है, यही A2 बाई B2 A3 बाई B3 के बराबर है, और यही A3 बाई B3 A1 बाई A2 के बराबर है। दैट मीन्स A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 इक्वल होगा C1 बाई C2 के। दैट मीन्स अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हुए तो उनका जो रेशियो होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज A1 बाई B1 ये बराबर होगा, नहीं दिख रहा इधर, इरेज करना पड़ेगा इधर, हमको लग रहा है, यहां पे इरेज कर देते हैं। दैट इज हम बोलेंगे कि A1 बाई B1 बराबर होगा A2 बाई B2 के, और ये बराबर होगा A3 बाई B3 के, A3 बाई B3 के। ठीक है, एक बात और यहां पे ध्यान दीजिए, एक बात और यहां ध्यान दीजिए, अगर यही दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता वो 180 डिग्री होता, और 180 डिग्री होता तो सेम यही बात होता। लेकिन यहां पे जो राइट हैंड साइड में हमने 1 से इक्वेट किया था, cos 0 की वैल्यू 1 को 1 के बराबर, यहां पे -1 के बराबर होगा। और अगर यहां -1 के बराबर होता तो क्या होता, ये जितने भी टर्म पॉजिटिव के साथ, यहां पे निगेटिव के साथ आए हुए हैं ना, वो पॉजिटिव के साथ आ जाते हैं, और पॉजिटिव के साथ आते हैं तो ये सभी रेशियो भी बराबर होते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये बराबर हुए तो इक्वल्स टू लिख लीजिए किसी सी के बराबर होंगे, और ये सी जो होगा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और अगर दोनों एंटी पैरेलल होते तो यहां पे प्लस आता, तो ये A1 बाई A2 बराबर होता B1 बाई B2 के, लेकिन निगेटिव के बराबर होता, तो वहां पे निगेटिव। तो जब उस केस को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसे भी बता दे रहे हैं। तो यहां पर जो भी वैल्यू यानी कि जो रेशियो आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, तीनों रेशियो इक्वल होंगे और वो रेशियो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर तीनों रेशियो इक्वल हो और वो इक्वल रेशियो किसी निगेटिव नंबर के बराबर हो, तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है भाई, तो अभी एंटी पैरेलल वाला डिस्कशन नहीं किया, लेकिन उसका कुछ हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेनेवर आवर टू वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज, और वी कैन से डायरेक्शन रेशियोज, दैट मीन उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियोज होगा दैट शुड बी इक्वल एंड विल बी इक्वल टू अ पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर के बराबर आएगा। क्लियर है ये भाई? केस 2 का डिस्कशन कर लेते हैं। केस 2 कि थीटा ए बी जो होगा इज एक्यूट।
थीटा ए बी, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होने जा रहा है, एक्यूट हो गया। इस केस में एक्यूट हो गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आवर कॉस ऑफ थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो कॉस ऑफ थीटा हमने डिफाइन किया था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ये जो क्वांटिटी आप जानते हैं स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आती है, दैट मींस ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है। इसका साइड चेंज करके इसको 0 कर सकते हैं। दैट मींस हम ये सिंपली कह सकते हैं कि a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 मिलने जा रहा है। क्लियर है भाई इतना? तीसरा केस, केस 3, थीटा ए बी ये क्या हो, पाई बाई 2 हो, पाई बाई 2 हो तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू हमें मिलेगी 0, और इस केस में मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई ये आ जाता, वो भी जाके 0 हो जाएगा, सो इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, इक्वल टू 0 के बराबर। केस 4, केस 4 क्या होगा, थीटा ए बी ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो इस केस में कॉस ऑफ थीटा हमारा निगेटिव होता है, कॉस ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल तो निगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा चल जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है, ये जो प्रोडक्ट है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए। एंड केस नंबर 5 इज केस नंबर 5, whenever theta a b ये यानी कि a वेक्टर a इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हमने अपोजिट स्पिन के साथ दिखाया हुआ है, ठीक है। आप ऑर्बिटल में स्पिन नंबर दिखाते हो तो क्या करते हो, एक का हाफ एरो करते हो, एक का हाफ एरो ऊपर रखते हो, दूसरे का हाफ एरो नीचे रखते हो, ऐसा ही करते हो ना भाई। स्पिन नंबर शायद ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि हर ऑर्बिटल में दो दो स्पिन होते हैं, तो हाफ स्पिन से एक अपोजिट डायरेक्शन में एरो दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटी पैरेलल हुआ, और एंटी पैरेलल हुआ तो हमारा थीटा ए बी जो हुआ दैट शुड बी पाई या 180 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ क्वांटम स्पिन नंबर, ठीक है। तो इस केस में हम यहां कह सकते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन शिफ्ट हो जाएगा पैरेलल वाले में, अंतर यहां पे होगा कि जो रेशियो आएगा दैट विल बी नेगेटिव। हम यहां पे कहेंगे a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2 इक्वल्स टू a3 बाई b3 इक्वल्स टू निगेटिव रियल नंबर। जो रेशियो आएगा भाई एक निगेटिव रियल नंबर आएगा। कोई बात जबरदस्ती नहीं लिख रहे हैं ना भाई, जहां लगे कि जबरदस्ती लिख रहे हैं ये होना नहीं चाहिए था या कुछ ऐसा, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। जो भी चीजें लिखी जाएंगी यहां पर जो आएगा थ्योरी से कॉन्सेप्ट से बस उसी के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ बात याद कर लीजिए, ये याद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बार बार आपके ध्यान में, आप नोटबुक में लिखवाने का रीजन ये है कि बार बार आप इसे एक एक बार होके गुजरते रहेंगे ना, तो एग्जाम में ये सब टाइम मैनेजमेंट में काफी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कीजिए, सॉरी केस नंबर 5। केस नंबर 5 इज द सिमिलर केस ऑफ केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो वहां पर जो हमें ये ध्यान देना पड़े, a1 b1 आया था, a1 b1
तो माइनस के जगह पे यहाँ पे प्लस आएगा कि A1 B1 प्लस B2 A1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जो वहां पे पिछले वाले केस में जो टर्म माइनस के साथ आ रहा था, ये वाला टर्म वहां पे माइनस, यानी A1, इसमें A1 B2 होगा, A1 B2 B2 A1, वहां पे माइनस वाला आ रहा था, ये आ रहा था भाई A1 B2 माइनस B2 A1, B2 A1, ये होल स्क्वायर आ रहा था। लेकिन जब हम एंटी पैरेलल का केस लेंगे तो 90 डिग्री केस में ये हमें मिलने लगेगा निगेटिव वाला पार्ट। तो निगेटिव वाला अगर पार्ट हमें मिला तो सॉरी यहाँ पॉजिटिव वाला, उसमें पहले वाले केस में निगेटिव और दूसरे वाले केस में पॉजिटिव। तो अब इंडिविजुअल नंबर जीरो करेंगे तो ये A1 B2 प्लस A2 B1 इक्वल्स टू जीरो। तो साइड चेंज करके देख लीजिए, A1 निगेटिव में आ जा रहा है, माइनस के साथ आएगा, तो मैं कहते हैं कि यहाँ पे माइनस मिलने वाला है। वैसे भी सोचिए ना, वैसे भी सोचिए कि cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू ओवरऑल हमें क्या मिलनी चाहिए थी, निगेटिव मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसी से रिलेट कर लीजिए कि यहाँ पे निगेटिव होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले नंबर को अपोजिट करा रहे हैं, इसको हम लोग ले रहे हैं कि A1 B2 प्लस A2 B1 दिस इक्वल्स टू जीरो। तो साइड चेंज कर रहा है जी, A1 B2 इक्वल्स टू होगा माइनस A2 B1। एक माइनस का साइन बार बार आ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन बार बार आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए इस रेशियो को हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो होगा निगेटिव होगा, -1 का रेशियो सब में देखने को मिल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहेंगे तो A1 बाई B1 ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ A2 बाई B2, यानी कि अपोजिट साइन के साथ मिल रहा है भाई, दोनों अपोजिट साइन के साथ ये रेशियो मिल रहे हैं। सब रेशियो इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ओवरऑल जो जो इसका साइन होगा वो निगेटिव आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे, हाँ बोलो संचित। सर जैसे कि हम लोग जब थीटा AB इज इक्वल टू 0 लिखे थे, तो हम लोग A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट उसका स्क्वायर इनटू उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखे थे। जिसमें इज इक्वल टू -1 लिखेंगे सर। तो जब -1 लिखेंगे जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम लोग, जिसमें किए तो इधर तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा ना सर। तो ये तो सिंपल वापस से केस 1 चला गया। अच्छा, ये कह रहे हो कि प्लस वाला साइन आ जाएगा? यस सर, अगर राइट हैंड साइड तो प्लस वाला आ जाएगा और सेम केस चला जाएगा केस 1 की तरह से। अच्छा हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रुकिए देखते हैं, इरेज कर देते हैं, ये तो पता चल गया रेशियो बराबर होगा। A1 एक बार हम लिख लेते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट दिस इक्वल्स टू -1। स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली हाँ भाई प्लस हो जाएगा, सही है। तो पहले वाले केस में आ जा रहा है, ठीक है भाई, पहले वाले केस में आ रहा है। लेकिन अब यहीं पर आ जाइए, फिर से यहीं पर आ जाइए, फिर से आपने क्या किया, A1 बाई सभी रेशियो को इक्वल करा दिया, और यहां पर अब यहां पे सभी वैल्यू को रेशियो निकाल के रखिए। तो पहले वाले केस में 1 आ जाएगा पॉजिटिव नंबर के बराबर, लेकिन दूसरे वाले केस में यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि आपने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए स्क्वायर किया था, पहले वाले में भी बाद वाले में भी। पहले वाले में हमने स्क्वायर किया तो वहां पे हमने भाई कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सब पॉजिटिव टर्म में था, हमने स्क्वायर कर लिया। लेकिन यहां पर एक साइन निगेटिव दे रहा था, आपके स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनली उस रेशियो को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो अंतर ये आएगा कि दोनों तो सेम, तो हमने ये शायद गलत बोल दिया कि माइनस के साथ आएगा, नहीं सब इक्वल आ जाएगा, ये भी शायद यही आएगा, दूसरा वाला केस भी यही, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, लेट मी करेक्ट इट। तो
दूसरा वाला भी जो सेम आएगा, लेकिन दोनों में ये अंतर रहेगा कि दूसरे वाले में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपने जो स्क्वायर किया था उसका फर्क ये पड़ा कि एक निगेटिव का रेशियो, ओवरऑल ये है रेशियो ये भाई, तो एक निगेटिव का रेशियो जो है पॉजिटिव बन गया। तो फाइनली हम रेशियो चेक करते हैं तो वहां पर जो रेशियो आएगा इस केस में निगेटिव आएगा और उस केस में पॉजिटिव आ रहा था। अगर डाउट है एक कोई एंटी पैरेलल वेक्टर ले लीजिएगा और यहाँ पर फाइनली रेशियो रख के देख लीजिएगा। वैल्यू तो रख सकते हैं ना भाई, अब हमें पता है कि a1/a2 यहाँ पे ये बराबर है, तो हम वैल्यू रख सकते हैं, किसी एक टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये माइनस के बराबर आना चाहिए। क्लियर है संचित? नहीं क्लियर है? हाँ निगेटिव, तो यहां पर ये निगेटिव आएगा। तो हमने यही लिखवाया कि दोनों रेशियो सेम मिलेंगे, लेकिन एक में रेशियो पॉजिटिव मिला। जहां पे पॉजिटिव रेशियो मिले दोनों वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का, तो आप समझेंगे कि वो पैरेलल होगा एक दूसरे को। और अगर दोनों का रेशियो निगेटिव मिल रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों एंटी पैरेलल मिल रहे हैं भाई। ऋतु आपका भी क्लियर हुआ? टाइम है क्या हमारे पास? साढ़े। आपकी क्लास है क्या इसके बाद? ओके, सौरभ सर। ठीक है, तो हम लोग अरेंज करेंगे, एक और क्लास अरेंज करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है नवंबर फर्स्ट वीक आपके सिलेबस का जो यहाँ के अकॉर्डिंग चल रहा है। नवंबर फर्स्ट वीक जो है हमारा टारगेट है कि उस समय आपका ये इस स्पेस के अकॉर्डिंग आपका जो भी सिलेबस है वो फिनिश हो और पूरी तरह से रिवीजन मोड पे चले आए हम लोग। जेई जेई 21 के लिए, जेई 21 जनवरी सेशन के लिए पूरी तरह से लग जाना है। टारगेट 200 प्लस होना चाहिए आपका। ठीक है, और संडे को टेस्ट का डिस्कशन होगा। हाँ क्लासेस बढ़ाएंगे। ठीक है, 11th का भी रिवीजन, हाँ सिर्फ 12th का नहीं, 11th के कुछ कुछ खास टॉपिक है भाई जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। दूसरा होगा पूछ लीजिएगा, मैं अपने सिर्फ मैथ्स का पार्ट का बात कर रहा हूं, वो हम लोग संडे को करेंगे। संडे को मैथ्स का डिस्कशन होगा, जो हम लोगों ने संडे को ये टेस्ट दिया था, जो इस संडे को टेस्ट दिया हुआ है। मेंस का डिस्कशन नहीं शाश्वत, जो टेस्ट आपने दिया है उसका डिस्कशन। ठीक है, तो टेस्ट का डिस्कशन होगा जो लास्ट संडे को आपका हुआ था, जिसका स्कोर कार्ड भी आपके पास आ गया है। और ये नवंबर फर्स्ट वीक मैंने बोला हुआ है, ये टारगेट है हमारा कि इस नवंबर फर्स्ट वीक तक ये वेक्टर 3D और पूरा का पूरा एल्जेब्रा, सॉरी प्रोबेबिलिटी, ये फिनिश हो जाए। और देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का एक दो क्लास ले लेंगे। ठीक है, वो मेन का पार्ट नहीं होगा। सेकेंड को रख लें, देखते हैं भाई उस दिन गांधी जयंती है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सभी लोग एक दिन पहले ग्रुप में मैसेज कर देंगे, सभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या टाइमिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे क्लास। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेशनल हॉलीडे, हाँ।